हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवाई फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं गिरवर यादव इस वीडियो लेक्चर में आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण पेपर जो कि अपने बीएससी सेकेंड ईयर का है, पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिज़िक्स या गणितीय भौतिकी, उसकी एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से। तो आपको बिल्कुल पेशेंस वाइज और बिल्कुल ध्यान से एक एक लेक्चर को देखते हुए स्टडी करनी है। फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपना सिलेबस क्या है। अपने 4 यूनिट होती हैं फिज़िक्स में और चारों यूनिट अपने इस प्रकार से हैं: फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन। और फिर इसका जो यूनिट फर्स्ट पार्ट है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो अपना नाम है वो है वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वक्र रेखी निर्देश तंत्र। इसमें इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा इसमें आता है डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फलन, और क्या आता है इसमें आता है एक जैकोबियन। और वक्र रेखी के अलावा इसमें एक और पार्ट आता है टेंसर। टेंसर का मतलब प्रदिश राशियाँ, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटा तौर पर इसके चैप्टर्स के नाम हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर अपने इसमें सेकेंड यूनिट में जो आइंस्टीन का अपेक्षकता का विशिष्ट सिद्धांत है STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो आता है STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड इसके अलावा है आपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिकीय गतिकी, अपेक्षिकीय गतिकी, रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स। इसके अलावा थर्ड यूनिट के अंदर जो शुरू वाला पार्ट है वो अपेक्षिकीय विद्युत गतिकी, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अपेक्षिकीय सब तो आ ही जाएगा, इसके अलावा आएगा विद्युत गतिकी। और इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ यूनिट थोड़ी छोटी है बजाय सेकंड, थर्ड और फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में, और उसका नाम है चर पृथक्करण विधि की सहायता से जो परिसीमा मान समस्याएं हैं उनको हल करना। तो इसमें आता है परिसीमा मान समस्याएं। तो ये मोटा मोटा तौर पर अपना सिलेबस है जो कि इस लेक्चर सीरीज़ में हम इस पूरे पोर्शन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से इस पूरी लेक्चर सीरीज़ का आनंद लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो रियल में इस बीएससी सेकेंड ईयर वाले पार्ट को डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें किसी प्रकार का आपके लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में, जो कि फर्स्ट पार्ट है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कहने का मतलब वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब ये क्या होता है वक्र रेखी निर्देश तंत्र? वक्र रेखी निर्देश तंत्र जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, उसी को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में आप क्या पढ़ते हो कि अपने पास 3 एक्सिस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब बोला जाता है निर्देश तंत्र? जब इसके अंदर इस निर्देशांक तंत्र में जब अपने पास एक वॉच भी सम्मिलित कर दी जाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं? इस अक्षों के निकाय को क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक्स वाई से परपेंडिकुलर है, वाई जेड से परपेंडिकुलर है, जेड एक्स से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। और यदि अपन बात करें वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन होगा, ये एक्स जेड प्लेन होगा और यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन होगा। तो 3 प्लेन होते हैं
और कोई दो प्लेन काटते हैं और दोनों परपेंडिकुलर प्लेन है एक दूसरे से, दो प्लेन के काटने से एक सरल रेखा का निर्माण होगा, एक सिंपल एक लीनियर लाइन बनेगी। अब वक्र रेखा निर्देश तंत्र क्या है, इसमें 3 वक्र होते हैं, इस प्रकार से बना सकते हो आप कैसे भी, ऐसे 3 वक्र बना लेंगे आप, 3 कर्व हैं जिनका नाम होता है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल U1, U2 और U3 वक्र। इनके बनाने के ऊपर आपकी कोई बाध्यता नहीं है, आप इस प्रकार से बना सकते हो, इस प्रकार से आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन 3 वक्र बनाने हैं। यदि आपने ऐसा बना लिया है तो आप इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करें। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर इसमें भी 3 प्लेन होते हैं। U1 वक्र के सामने वाला जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है, देखो आपको इसी के समानांतर ये लाइन खींचनी है ऐसे, और इस लाइन के समानांतर ये लाइन खींचनी है पैरेलल, ठीक है। तो ये जो वक्र कहलाता है U1 बराबर C1, क्यों? क्योंकि ये प्लेन काटेगा U1 वक्र को परपेंडिकुलर, इसका मतलब U1 इसके लिए कांस्टेंट है। अब ये U1 बराबर 1 पर भी काट सकता है, ये U1 बराबर 0 पर भी काट सकता है, ये U1 बराबर -1 पर भी काट सकता है, ये U1 बराबर -2 पर भी काट सकता है। जैसे YZ प्लेन होता है, YZ प्लेन वो X एक्सिस को काटता है, YZ प्लेन को आप X बराबर C1 भी कह सकते हैं, X बराबर C1 प्लेन या YZ प्लेन एक ही बात है। तो ये U1 बराबर C1 कहलाएगा। U2 के सामने कौन सा है, देखो ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन बना लो, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये वाला लाइन बना लो, ठीक है। ये कहलाता है U2 = C2 प्लेन पृष्ठ। नीचे वाला है जो कि U3 के साथ सामने है, यहाँ पर इस प्रकार का बन जाएगा, तो ये कहलाएगा U3 = C3। तो ये 3 यहाँ पर क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, U1 बराबर C1, U2 बराबर C2 और U3 बराबर C3। अब इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर यह है कि जैसे U1 बराबर C1 और U2 बराबर C2 यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो अपन लैंग्वेज में लिखेंगे कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में 3 वक्र पाए जाते हैं, U1 वक्र, U2 वक्र और U3 वक्र, ठीक है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में 3 वक्र क्रमशः U1, U2 एंड U3 वक्र उपस्थित रहते हैं, तथा इसमें 3 पृष्ठ पाए जाते हैं, U1 बराबर C1 पृष्ठ, U2 बराबर C2 पृष्ठ और U3 बराबर C3। अच्छा, यहाँ पर C1, C2, C3 क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पर C1, C2, C3 नियतांक हैं, इनके मान हो सकते हैं -∞ से लेकर +∞ की रेंज में, और डिपेंड करेगा क्योंकि वक्र रेखा निर्देश तंत्र भी 3 टाइप के होते हैं। इसके 3 भाग हैं, पहला कार्तीय, दूसरा सिलेंड्रिकल, कार्तीय, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। कार्तीय निर्देश तंत्र कार्टेशियन, दूसरा स्फेरिकल यानी आपका गोलीय, और तीसरा सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, ठीक है। तो C1, C2, C3 यहाँ पर नियतांक है। अब इसके बाद में आपको लाइन लिखनी है, नेक्स्ट लाइन, कि किन्हीं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, जैसे फॉर एग्जांपल U1 बराबर C1 और U2 बराबर C2 प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके प्रतिच्छेदन से ये वक्र बनेगा। देखो कहाँ काटेंगे एक दूसरे को, यहीं तो काटेंगे, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ कहाँ मिलेंगे आपस में, जैसे ये पृष्ठ मान लीजिए आप, ये पृष्ठ इस प्रकार का है और ये पृष्ठ ऐसे है, ठीक है। अब ये दोनों पृष्ठ आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाएंगे और यहाँ तक इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब U1 बराबर C1 और U2 बराबर C2 के प्रतिच्छेदन से U3 वक्र का निर्माण होता है, और जब इस वक्र के ऊपर यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो कहलाता है U3 एक्सिस या U3 अक्ष, ठीक है। तो U3 अक्ष का निर्माण होता है। ऐसे ही U2 बराबर C2 और U3 बराबर C3 के काटने से वो यहाँ काटेंगे ना, दोनों पृष्ठ, दोनों ये पृष्ठ और ये पृष्ठ कहाँ काटेंगे, इस लाइन के ऊपर काटेंगे, तो ये इस वक्र का निर्माण होगा। ये कौन सा वक्र है, U1 वक्र। और जब आप यहाँ पर इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से ये किसका निर्माण हो जाएगा, U1 अक्ष का, U1 एक्सिस का। अच्छा, U1 बराबर C1 और U3 बराबर C3 कहाँ काटेंगे, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये तो, और जब ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा का निर्माण करोगे तो ये कहलाएगा U2 एक्सिस या U2 अक्ष, ये U2 अक्ष कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 एक्सिस प्राप्त होती हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान तरीके से बनाना है, ध्यान रखना है कि इसमें 3 वक्रों का निर्माण होता है और यहाँ पर 3 पृष्ठ बनते हैं, U1 बराबर C1, U2 बराबर C2। लैंग्वेज इस प्रकार की रहेगी। पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि इसमें 3 वक्र होते हैं, U1, U2, U3 वक्र।
इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, u1 बराबर c1, u2 बराबर c2, u3 बराबर c3। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि u1 बराबर c1 और u2 बराबर c2 के प्रतिशतन से u1 और u2 काट रहे हैं तो तीसरा बनेगा, u1 और u2 काट रहे हैं तो तीसरा देखो u3। बस इस पॉइंट को पकड़ लेना है कि u1 बराबर c1 और u2 बराबर c2 के प्रतिशतन से u3 वक्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आगे वाली लाइन भी आपको लिखनी है। इसके बाद में जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में कोई भी पॉइंट होता है वो XYZ का फंक्शन होता है, ऐसे ही वक्र रेखा निर्देश तंत्र में कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक किसके फंक्शन होंगे, u1, u2 और u3 के, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट चलते हैं वो u1, u2 और u3 चलते हैं। इसका मतलब जैसे आप यहाँ पर ये बनाते हैं u1, u2 और u3, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसको आपने ओरिजिन पॉइंट O से कनेक्ट किया, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा आर वेक्टर, स्थिति सदिश, ये पॉइंट P फंक्शन होगा u1, u2, u3 का। दैट इज पॉइंट P इज ए फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, यानी आर वेक्टर किसका फलन है, u1, u2 और u3 का। तो अब यदि ये पॉइंट यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट पर चला जाता है, पॉइंट Q पर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश क्या आएगा, ये विस्थापन सदिश आएगा dr वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले आर वेक्टर में u1 के सापेक्ष परिवर्तन होगा, कितने डिस्टेंस तक, du1 डिस्टेंस तक। उसके बाद में आर वेक्टर में u2 के सापेक्ष परिवर्तन होगा, कितने डिस्टेंस तक, du2 डिस्टेंस तक। उसके बाद में आर वेक्टर में u3 के सापेक्ष परिवर्तन होगा, कितनी दूरी तक, du3 दूरी तक। इक्वेशन नंबर 1 दीजिए आप इसको। ठीक है, ये हो गया विस्थापन सदिश। अब यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहे हैं, डेल आर वेक्टर बाई डेल u1 प्लस दूसरा है डेल आर वेक्टर बाई डेल u2, तीसरा है डेल आर वेक्टर बाई डेल u3। ये यहाँ पर ये एक नई क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया जाता है, पॉइंट बना के लिखेंगे कि यहाँ डेल आर वेक्टर बाई डेल ui का मतलब ui क्यों काम में लिया है, क्योंकि i बराबर 1 से 3 तक हो सकता है, तो डेल आर बाई डेल u1, डेल आर बाई डेल u2, डेल आर वेक्टर बाई डेल u3 तीनों आ सकते हैं ना। इसको कहते हैं आधार सदिश, क्योंकि ये वेक्टर है। देखो वेक्टर का परिवर्तन हो रहा है दूरी के सापेक्ष। u1 यहाँ पर, ये u जो है यहाँ पर ये दूरी है, डिस्टेंस है, इसको आधार सदिश कहते हैं, इसको बेस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको बेस वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल आर वेक्टर बाई डेल ui आधार सदिश कहलाएगा। तो डेल आर वेक्टर बाई डेल u1 भी हो सकता है, डेल आर वेक्टर बाई डेल u2 भी हो सकता है, डेल आर वेक्टर बाई डेल u3 भी हो सकता है, करस्पॉन्डिंग u1, u2 और u3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नोट कीजिए आप इसको इतना। अब इसके बाद में अपने जो मान लिया कि अपने पास डी आर वेक्टर आ गया, देखो पहला है डेल आर वेक्टर बाई डेल u1, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आधार सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने लिखा कि बेस वेक्टर है आधार सदिश। तो ये जो डेल आर वेक्टर बाई डेल ui है, इसके सामने आपको लिखना है bi वेक्टर, स्मॉल bi वेक्टर, bi, ये bi वेक्टर लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा b1 वेक्टर और ये आ जाएगा du1 प्लस दूसरा आ जाएगा b2 वेक्टर du2, तीसरा आ जाएगा b3 वेक्टर du3। इसको आपको सेपरेट रखना है अलग। ठीक है, एक नई क्वांटिटी और डिफाइन की जाएगी, इक्वेशन 2 दे देना इसको। आपके पास आधार सदिश है bi वेक्टर,
ये किसके बराबर है? ये है डेल आर वेक्टर बाई डेल यू वाई के बराबर है। यदि इसका परिमाण ले लिया जाए, मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, तो ये आएगा डेल आर वेक्टर बाई डेल यू वाई का मैग्नीट्यूड, और ये बराबर आएगा डेल आर वेक्टर बाई डेल यू वाई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? इसको लिखा जाता है एच आई। ये क्या है? आप जानते हो कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये स्केल फैक्टर कहलाता है, स्केल गुणक, इसको स्केल फैक्टर बोलते हैं, स्केल गुणक कहते हैं। क्या है स्केल गुणक? जो आधार सदिश है, जो डेल आर वेक्टर बाई डेल यू आई है, उसका केवल परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो कहलाता है एच आई। तो एच आई क्या है? बी आई वेक्टर का परिमाण। अब जैसे आपको लिखना हो h1, h1 क्या है? h1 है b1 वेक्टर का परिमाण। b1 वेक्टर मतलब डेल आर वेक्टर बाई डेल u1 का, यानी जो आपका सदिश सदिश है उसका u1 के साथ आप अवकलन करेंगे और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका क्या करेंगे? परिमाण लेंगे। वहाँ से क्या आएगा? h1 आएगा। इसी प्रकार से s2 क्या आएगा? वो आएगा b2 वेक्टर का परिमाण, और s3 क्या आएगा? वो आएगा b3 वेक्टर का परिमाण। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, H1, H2, H3। और हालांकि सारे जो पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आपने इक्वेशन 2 में वो वैल्यूज़ आपको फिर से पुट करनी है। तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। वेक्टर को उसके परिमाण और उसके डायरेक्शन के रूप में आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर को आप लिखते हो ए इंटू उसकी डायरेक्शन एन कैप। ऐसे ही बी1 वेक्टर को, बी1 वेक्टर का परिमाण कितना है? h1, इसकी डायरेक्शन मान लेंगे e1 कैप। डायरेक्शन क्या मानी जाती है? ई कैप। लेकिन 1 2 3 के लिए 1 2 और 3 का नोटेशन काम में ले लिया जाएगा, मतलब e1 कैप du1 प्लस इसके लिए कितना आएगा? s2 परिमाण हो गया, e2 कैप डायरेक्शन हो गई, तो पूरा हो गया b2 वेक्टर du2 प्लस du3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देखो अब इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। यदि आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि सिग्मा i बराबर 1 से लेके 3, i बराबर 1 से लेके 3 बी आई वेक्टर, ऊपर वाले का लिख रहा हूँ पहले, बी आई वेक्टर डी यू आई। क्यों ऐसा? क्यों? यदि 1 है तो यहाँ पर 1 है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो i है तो i आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। तो इसके बराबर आप क्या लिखोगे? एक फॉर्मूला तो ये हो गया डी आर वेक्टर का, एक ये भी हो सकता है सिग्मा i बराबर 1 से लेके 3 तक एच आई डी यू आई और ई आई कैप। इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 3। और ये फॉर्मूला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो आया है अपने पास 1 से लेके 3 तक, ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। डी आर वेक्टर होगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 3 तक बी आई वेक्टर डी यू आई, बी आई वेक्टर डी यू आई, या हालांकि बराबर, क्योंकि बी आई वेक्टर होता है एच आई ई आई कैप, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी आएगी और उसका परिमाण भी आएगा। तो वेक्टर को तो कहते हैं आधार सदिश, परिमाण को कहते हैं स्केल गुणक, स्केल फैक्टर, और जो डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं एकांक सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। यदि आप वेक्टर का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद में जब ये सारा पढ़ लिया जाता है तो फिर आपको एक टॉपिक निकालना होता है, अलग से एक टॉपिक लेना होता है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आधार सदिश, स्केल गुणक तथा रेखा अल्पांश। आधार सदिश पढ़ लिए हैं, स्केल गुणक भी पढ़ लिए, और अब हम निकालेंगे स्केल गुणक। ये स्केल गुणक क्या है, या सॉरी कहें तो रेखा अल्पांश क्या है? रेखा अल्पांश, रेखा अल्पांश का मतलब लाइन एलिमेंट। ये लाइन एलिमेंट क्या है, रेखा अल्पांश क्या होता है?
ठीक है। जैसे U1 एक्सिस के अराउंड जो लेंथ आएगी स्मॉल अल्पांश आएगा वो कितना है, U2 एक्सिस के अराउंड अल्पांश कितना है, U3 एक्सिस के अराउंड अल्पांश कितना है, तो वो उनके रेखा अल्पांश कहलाते हैं DL। तो DL1 हो सकता है, DL2 हो सकता है, DL3 हो सकता है, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, इतने ही रखेंगे 20 मिनट 25 मिनट या लास्ट 30 मिनट का, इससे ज़्यादा हम लेंथ को लेके नहीं जाएंगे, ताकि आप आसानी से एक बेहतर तरीके से लेक्चर को तैयार कर सको। तो यदि आपने पहले मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी है तो भी आप इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने जो रिवीजन वाला पार्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं 2-3 महीनों के अंदर, तो आप अच्छे से यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों। यदि आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश है तो लैंग्वेज का तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं दोनों वर्ड काम में लेता हूँ, तो आप दोनों जो बाइलिंगुअल बच्चे हैं वो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पर या फिर आप यदि फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो भी आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और ये पूरी लेक्चर सीरीज़ या इस यूट्यूब चैनल पर जितना भी कंटेंट अवेलेबल होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको पढ़िए और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कीजिए। आपकी इच्छा करे तो आप इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।